नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे वेस्ट बंगाल का इलेक्शन करीब आ रहा है, अलग अलग खबरें न्यूज आपको सुनने को मिलेंगी। कल यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुआ। बेसिकली आपको पता होगा, राज्यसभा के अंदर एक तो इलेक्टेड मेंबर्स होते ही हैं 238 जो संख्या है। इसके अलावा जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहां पर क्या हुआ है कि एक नॉमिनेटेड एमपी है राज्यसभा के अंदर जिनका नाम है स्वप्न दास गुप्ता। उन्होंने क्या हुआ कि बीजेपी ने वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन हो रहा है वहां पर उनको एज अ कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट कर दिया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसको देखते हुए जो टीएमसी की एमपी हैं महुआ मित्रा, उन्होंने यहां पर यह कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत यहां पर उनको रिजाइन कर देना चाहिए, मतलब कि यहां पर वो राज्यसभा के मेंबर्स नहीं बने रह सकते। और इसी को देखते हुए उन्होंने यहां पर रेजिग्नेशन भी दे दिया। आप देख सकते हो यहां पर वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021 स्वप्न दास गुप्ता रिजाइंस एज राज्यसभा एमपी एमिड रो ओवर कैंडिडेचर। तो नियम क्या कहता है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पर नॉमिनेटेड एमपी के ऊपर क्या कहता है, हर एक चीज हम यहां पर डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन और बेहतर करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव वे में हर एक चीज एक जगह आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। चलिए यहां पर शुरुआत करने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो कानून है, वो कौन से अमेंडमेंट के तहत हमारे संविधान में लाया गया था? आपने देखा होगा जो कई सारे स्केड्यूल्स हैं हमारे संविधान के अंदर, 12 स्केड्यूल्स हैं, उसमें से जो 10th वाला स्केड्यूल है वो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत है। और ये लाया गया था कौन से अमेंडमेंट के तहत, इसका आंसर आपको वीडियो के दौरान मिल जाएगा। तो यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो ट्यूसडे को यहां पर जो एमपी है, नॉमिनेटेड एमपी है, याद रखिएगा राज्यसभा के अंदर स्वप्न दास गुप्ता, उन्होंने यहां पर रिजाइन कर दिया और उनका जो टेन्योर है वो अगले साल पूरा होना था। टोटल टेन्योर आपको पता है 6 साल का होता है राज्यसभा मेंबर्स का, सेम उसी प्रकार से नॉमिनेटेड मेंबर्स का भी वैसे ही होता है। तो 2016 में उनको नॉमिनेट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, तो 2022 तक उनका कार्यकाल था, लेकिन आज ही उन्होंने जो है रेजिग्नेशन दे दिया है। और ऐसा उनको क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने उनका नाम नॉमिनेट किया था कि वो कैंडिडेट रहेंगे वेस्ट बंगाल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तरकेश्वर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसकी वजह से जो तृणमूल कांग्रेस के एमपी है महुआ मित्रा, उन्होंने ये इशू रेस किया कि उनको रिजाइन करना चाहिए और फाइनली उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। तो यहां पर ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते क्या है राज्यसभा के अंदर, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, जब संविधान बन रहा था, जब इसको लेकर चर्चा हो रही थी, तो जो हमारे संविधान निर्माता लोग हैं उन्होंने यहां पर डिसाइड किया कि जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस कहते हैं, मतलब कि ऐसा हाउस है जहां पर वो लोग भेजे जाते हैं जिनके पास नॉलेज होती है, जो डिबेट करते हैं, मतलब जो थोड़ा सा एमिनेंट पर्सनालिटी के होते हैं। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि राज्यसभा के अंदर सबके पास इतनी पावर हो कि वो इलेक्शन के माध्यम से, राज्यसभा में ऑल्दो आपने देखा होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहां पर जो अलग अलग राज्य हैं वो मेंबर्स को भेजते हैं, उनके जो स्टेट असेंबली में जितने मेंबर्स हैं उसके हिसाब से भेजा जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से। तो यहां पर क्या हुआ है, संविधान बनाते समय जो लोग हैं उनको ये लगा कि क्यों ना यहां पर उन मेंबर्स को भी भेजा जाए जो इलेक्शन शायद नहीं जीत सकते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से शायद बिलोंग नहीं करते होंगे। सपोज कोई स्पोर्ट्स में है, सचिन तेंदुलकर हो गए, कोई म्यूजिशियन है, तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए कि वो भी वहां पर जा सकते हैं, जो अपनी नॉलेज लेकर आएंगे, एक्सपर्टाइज लेकर आएंगे। इस तरह की चीजें जो है, जैसे कि आपने वो वाला पूरा काफी बड़ा डिबेट हुआ था कि जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई, तो यहां पर जब प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया तो यह कहा गया कि वो जो लॉ की जानकारी है, उनको जो संविधान और इस तरह की चीजों की जानकारी है, वो अपने एक्सपर्टाइज और नॉलेज लेकर आएंगे। तो टोटल 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं अलग अलग फील्ड से, वो आते हैं। अब कौन से फील्ड से आते हैं, तो यहां पर भी लिखा हुआ है लिटरेचर हो गया, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, ये सब क्राइटेरिया है जिसके तहत लाया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट नॉमिनेट तो करते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि वो वर्क करते हैं एज एन एड एंड एडवाइस ऑफ दी जो गवर्नमेंट है, कैबिनेट जो डिसीजन लेती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कहती है वो नॉमिनेट हो जाते हैं। तो ज्यादातर यही देखा जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के करीब होते हैं ज्यादातर उन्हीं लोग को नॉमिनेट किया जाता है। तो नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है कि क्या जितने इलेक्टेड वाले मेंबर्स हैं राज्यसभा के अंदर, क्या उतनी ही पावर यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास होती है? जी हां, बिल्कुल सब कुछ सेम होता है। बस एक डिफरेंस होता है कि जब प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा होता है तो वो अपना जो वोट है वो नहीं देते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही नॉमिनेट किया है। तो यहां पर एक तरह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से वो अपना वोट नहीं दे सकते। लेकिन हां, एक क्वेश्चन आता है कि जब इंपीचमेंट हो रहा हो प्रेसिडेंट तक, क्या वो यहां पर वोट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, उस समय वो दे सकते हैं जब रिमूव करना हो प्रेसिडेंट को, तो लेकिन इलेक्शन के टाइम नहीं दे सकते हैं। तो अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? तो देखिए, जब राजीव गांधी की सरकार थी 1985,
ठीक है, उस समय ये 10th शेड्यूल जो है वो लाया गया, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन से अमेंडमेंट के तहत लाया गया, ये आपका 52nd अमेंडमेंट के तहत लाया गया था। लेकिन अगर इसका आधार अगर आप देखोगे, हमारे देश का जो पूरा पॉलिटिकल इतिहास है, 1967 68 तक तो चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कोलिशन और इस तरह की सरकार बनने लगी, यहां पर यह देखने को मिला कि कई सारे जो एमपीज हैं, इवन राज्य के अंदर जो एमएलएज हैं, वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी, मतलब जहां उनको बेनिफिट मिलता था, करप्शन की चीजें आती थी कि उसको इस एमपी को ये पार्टी ने खरीद लिया, इस तरह की चीजें देखने को मिली। इसके बाद यहां पर आवश्यकता पड़ी कि कुछ ऐसा कानून होना चाहिए जिसके तहत यहां पर अगर कोई एमपी जिस पार्टी से जीता है, अगर वो दूसरे में शिफ्ट हो जाता है तो उसको पेनलाइज करना चाहिए, उसकी जो सदस्यता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वो रद्द कर देनी चाहिए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो पर्पस था 1985 का, तो सपोज आपने देखा होगा थिन मेजॉरिटी होती है, यहां पर अगर सपोज 100 मेंबर्स का लेजिस्लेचर है, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है 100 मेंबर्स की, उसमें से किसी गवर्नमेंट के पास थिन मेजॉरिटी है 51 मेंबर्स की, तो यहां पर जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो बहुत होती है। इसमें 2 मेंबर्स को किसी दूसरे पार्टी ने खरीद लिया तो इसकी सरकार गिर जाएगी, 49 मेंबर्स हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह की चीजें ना हो, थोड़ी स्टेबिलिटी आए, इसको देखते हुए 1985 में लाया गया। यहां पर बेसिकली ये बोला गया कि कोई भी है जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है वो अपनी लॉयल्टी को बना के रखे, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पैसा कहीं और पार्टी से मिल जाए तो वो शिफ्ट कर जाए, तो ये पेनलाइज किया जाए। इवन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, रीजंस हैं 1985 का जब ये लॉ लाया गया था, उस समय देखिए यही बोला गया कि ये मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न हो गया है। उस समय बहुत ज्यादा होता था। इनफैक्ट आपको एक जो कहावत है ना, आया राम गया राम, वो यहीं से आया है कि एक पर्सन एक ही दिन के अंदर 2-3 बार एक पार्टी से दूसरे पार्टी, फिर उसी पार्टी से फिर वापस उसी पार्टी में, इस तरह की चीजें देखने को मिली थी। और यहां पर बोला गया कि अगर हम इसको नहीं लाएंगे तो जो हमारे डेमोक्रेसी का एक मेन फाउंडेशन है उसको अंडरमाइन किया जाएगा, जो प्रिंसिपल है वो सही से नहीं चलेगा। तो यहां पर हुआ क्या, बेसिकली ये कानून लाया गया, हमने समझ लिया, लेकिन इसके अंदर है क्या। यहां पर आपको टोटल 3 सिनेरियोज देखने को मिलेंगे, हम एक एक करके चर्चा करते हैं। 3 सिनेरियोज कौन कौन से हैं, उसके तहत क्या एक्शन लिया जाता है। आप देख सकते हो पहला सिनेरियो यह है कि सपोज एक कोई पर्सन है जो एक पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि अगर वो कमल, ठीक है, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, और वो जीत कर आ गया, और वो यहां पर अपनी सदस्यता को वॉलंटरी गिव अप कर देता है। जब वो जीत कर आ गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, तो वो कहता है कि नहीं, अब मैं बीजेपी का कैंडिडेट नहीं रहूंगा, ठीक है, मैं उसके फेवर में वोट नहीं करूंगा। तब यहां पर क्या हो जाएगा, उसकी जो सदस्यता है वो रद्द की जा सकती है। मतलब कि यहां पर बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आप पार्टी का कोई भी हो, डजंट मैटर, अगर वो उस पार्टी से जीत कर आया है तो उसी के अंदर उसको बने रहना चाहिए। दूसरा यहां पर सेकंड पॉसिबिलिटी है कि अगर एक कोई एमपी है वो इंडिपेंडेंट जीत के आया, जरूरी थोड़ी है कि आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उस केस में भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी को भी ज्वाइन कर सकता है। नहीं, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उसको इंडिपेंडेंट ही बने रहना पड़ता है। लेकिन हां देखो, इसमें यह होता है कि यहां पर एक एक्सेप्शन है कि आपने पार्टी को ही मर्ज कर दिया, वो एक एक्सेप्शन हो जाता है। मैं उसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इस तरह से ज्वाइन नहीं कर सकते, तो इस केस में भी आपकी सदस्यता जा सकती है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है, सिनेरियो है। तीसरा जो सिनेरियो है वो बिलोंग करता है नॉमिनेटेड एमपी से, जो मैंने आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो स्वप्न दास गुप्ता है वो नॉमिनेट होकर आए थे। तो यहां पर क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं किसी पर्सन को राज्यसभा के अंदर, तो उनके पास 6 महीना होता है, जी हां 6 मंथ्स होता है, अगर वो चाहे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आप किसी को भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है 6 महीने तक। लेकिन अगर सपोज 6 महीने के बाद वो अगर किसी को ज्वाइन करते हैं तो यहां पर उनकी जो सदस्यता है पार्लियामेंट से, एमपी की जो सदस्यता है वो यहां पर जा सकती है। और एग्जैक्टली यही हुआ है यहां पर। जो स्वप्न दास गुप्ता, क्योंकि बीजेपी ने उनको इलेक्ट कर दिया, राइट, कैंडिडेट यहां पर बना दिया कि वेस्ट बंगाल चुनाव में वो लड़ेंगे, मतलब कि ऑफिशियल तरीके से। नॉर्मली भी अगर आप देखोगे तो उनका सारा स्टेटमेंट, हर एक चीज वो इवन प्रचार भी वो कर रहे थे बीजेपी के साथ, लेकिन क्योंकि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया यहां पर कि वो कैंडिडेट बनेंगे वेस्ट बंगाल चुनाव में, तो यहां पर टीएमसी के एमपी ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि वो फिर किस तरह से राज्यसभा एमपी के मेंबर बने रह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर उनको रिजाइन करना पड़ गया, क्योंकि ऑफिशियली उन्होंने यहां पर जो है ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह बोला हुआ है कि जरूरी नहीं है कि यह फॉर्मल तरीके से होना चाहिए। अगर कोई पर्सन, सपोज मैं कहता हूं कि वो कांग्रेस के
टिकट पर जीत कर आया है, कांग्रेस के टिकट पर वो जो है इलेक्शन जीत कर आया है। लेकिन उसके जो बयान है या फिर सपोज बीजेपी की कोई पॉलिटिकल रैली चल रही है उसमें जाकर वो शामिल हो जाता है। अभी उसने सदस्यता रद्द नहीं की है, मतलब वो कांग्रेस से बाहर नहीं हुआ है, वो कह रहा है मैं कांग्रेस पार्टी का ही हूं अभी भी, लेकिन वो बीजेपी के अंदर जाकर चुनाव यहां पर प्रचार कर रहा है। तो उस केस में भी यहां पर अलग अलग केस टू केस बेसिस पर भी उसकी सदस्यता जा सकती है, मतलब कि वो एंटी डिफेक्शन के अंदर माना जाएगा केस टू केस बेसिस पर। जैसे कि पॉलिटिकल रैलीज में शामिल हो गया या फिर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेन करना, एक डेलीगेशन है जो प्रेसिडेंट से मिलने जा रहा है, गवर्नर से मिलने जा रहा है, उस डेलीगेशन में शामिल हो गया, इन सब बेसिस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि फॉर्मल तरीके से ही, कि वो जैसे स्वप्न दास गुप्ता कल फॉर्मल तरीके से आपका ज्वाइन किए। तो ये पूरा मामला है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। जाने से पहले आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, इस समय प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। तो 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो 12 में से मैं आपको बता दूं 8 मेंबर्स इस समय ऐसे हैं जो कि 6 महीने के अंदर जिन्होंने बीजेपी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। तो ये प्रेजेंट का सिचुएशन है, और ये तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया था वीडियो के दौरान, 52nd अमेंडमेंट। लेकिन जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं कि यहां पर सपोज कि सवाल उठाया जाता है, जैसे कि महुआ मित्रा ने यहां पर क्वेश्चन रेज कर दिया कि स्वप्न दास गुप्ता को रिजाइन करना चाहिए, ठीक है, वो नहीं बने रह सकते। अगर सपोज मैं कहता कि स्वप्न दास गुप्ता यहां पर रिजाइन नहीं करते, वो कहते कि नहीं मैं अभी भी राज्यसभा का मेंबर बना रहूंगा, तो उस केस में कौन डिसाइड करेगा कि वो डिस्क्वालीफाई होंगे कि नहीं, मतलब कि आखिरी निर्णय किसका होगा। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है हमेशा की तरह आपको इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।